नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप्ति सिंह एकेडमी में। और आपके लिए फटाफट खबरों में आज 29 तारीख की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें ईवीएम से लेके लाडली बहनाओं से लेके बागेश्वर धाम से लेके सिंधे तक सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की। मुफ्त बिजली के साथ बिजली से कमाई का मौका। जी हां, प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली है जिसके माध्यम से आप घर की बिजली मुफ्त तो लेंगे ही, साथ में उसे गवर्नमेंट को बेच भी सकते हैं और अपना पैसा बना सकते हैं। इस योजना के तहत रूफटॉप पर सोलर पैनल लगेंगे, वहां से आपको बिजली मिलेगी भी और आप बिजली को बेच भी सकते हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, उसके बाद चलेंगे अगली खबर की ओर। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी मुफ्ती की तरफ जाएगा। तो अगली खबर में हम बात करते हैं एक ऐसी स्कीम की जिसमें मोहन यादव ने कहा है कि कोई भी मजदूर अगर बाइक खरीदता है, बाइक मतलब ई स्कूटी खरीदता है तो 40,000 रुपए तक की राशि सरकार देगी। और आजकल तो ओला जैसी कंपनियों ने 40,000 की ही स्कूटी बेचना शुरू कर दी है, तो आपको फ्री में स्कूटी मिल सकती है। तो अगर कोई मजदूर बाइक खरीदता है, मजदूर का कार्ड होना आवश्यक है। इसके लिए मोहन यादव ने क्या कहा, देखते हैं वीडियो, उसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। इस अवसर पर चूंकि हम यहां बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा, उसको भी 40,000 तक की निःशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। पहले दिव्यांगता के आधार पर, मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी। अगली बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। हालांकि इनको गांधी लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वाड्रा हो गई हैं, लेकिन फिर भी गांधी से लगाया जा रहा है क्योंकि चुनाव में वोट जो लेना है। हालांकि चुनाव में वोट अगर ये उत्तर भारत से कहीं से लेंगी या मध्य भारत से तो नहीं मिलेगी, इसलिए कहा जाती है वायनाड लड़ने के लिए। जब ये कांग्रेस सरकार थी तो ये कहती राजनीति गंदी जगह है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है इनको राजनीति अच्छी लगने लगी है, इसलिए खुद सांसद बन चुकी हैं। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में संविधान, इस अंदाज में इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया। आपको प्रियंका गांधी कैसा उनका नेचर लगता है कि वो कैसी हैं संविधान के तौर पर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे एक बड़ी अपडेट। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। बड़ी अपडेट हमारे मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से आ रही है, जहां पर बागेश्वर धाम लगातार बड़ी बड़ी बातें करके सुर्खियों में रहते हैं। उसमें से एक बड़ी बात उन्होंने आज कह दी। एक गांव का नाम है अलीपुर, उसको हरिपुर, यानी कि अलीपुर को हरिपुर, यानी अलीपुरा को हरिपुरा करने का उन्होंने वादा कर दिया है। तो यहां पर बागेश्वर धाम ने एक बड़ी बात कही है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कई समुदाय
इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या हिंदू सनातन धर्म को एक होना चाहिए? क्या हिंदुओं को एक होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद देखेंगे हम अगली बड़ी खबर। क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है इंद्रालों का। आपसे इसका नाम हो गया हरिपुरा। हरिपुरा हरिपुरा जात पात की करो विदाई। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू मंदिर बताया जा रहा है, उसकी याचिका लोकल हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। इसको लेकर एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज जिन्होंने कहा कि गोपाल यादव सांसद थे, इन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ को लेकर छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। मतलब कि आग क्यों लगवाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। पहली बात तो ये है कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तब भी ये कहते थे आग लग जाएगी। आग लगेगी क्यों? अच्छा ये बताइए, जो चीज़ सही है वो सही होनी चाहिए। इनके मुताबिक जैसा है वैसा चलने दो और दूसरों को धन लुटवाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेशी रोहिंग्या आके भारत में परेशान कर रखा है, उनको बाहर निकालने के लिए सीए लागू नहीं करने देते। और जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तब इनको पाकिस्तान और बांग्लादेश दे तो दिया था रहने के लिए। अब भारत पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पर प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, तब इनको दिखाई नहीं देता। कांग्रेस ऐसे ऐसे रूल बना देती है जिससे हिंदू समाज को नुकसान हो और अदर कास्ट को, अदर धर्म वालों को फायदा हो, तब इनको दिखाई नहीं देता। आज पता नहीं कैसे बयान करते हैं कि आग लगवाना चाहते हैं। यही लगाएंगे क्या? अगर कुछ होता है तो यही सबसे पहले आग लगाने के लिए आएंगे क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा और इनका बयान सुनिएगा। इसके बाद देखेंगे आगे की बड़ी खबर। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सोरेन सरकार आ चुकी है, झारखंड में बीजेपी जा चुकी है, लेकिन अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होते तो इंडिया गठबंधन को 75 सीटें आती। यानी कि देखो, जिनके मन में देखो शंका या शक की कोई इलाज नहीं होता, आपको मालूम है। अभी अभी सपा के अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम सारी सीट जीत जाएंगे, तब भी भरोसा नहीं करेंगे। तो भरोसा फिर किस पे करोगे? खुद के, अब मैं कुछ बोलने नहीं चाहता, मतलब उन पे भरोसा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। जहां से आप मतलब छोड़िए, बात ऐसी है कि इसको अभी ना किया जाए तो ही अच्छा है। मतलब इनको भरोसा है ही नहीं, संविधान में भरोसा नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है, फिर देश में भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो सुनते हैं ये एक बड़ा बयान जेएमएम के अध्यक्ष का। लाख रुपये तक का ऋण माफी करने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे योजना चलाना चाहते हैं तो योजना का बोझ जमीन पर आ जाए। इनके पास ना कोई योजना है, ना हिंदू इस राज्य की लोकतंत्र बचाने का कोई इनके पास एजेंडा। लोकतंत्र को बना, ये तो बांग्लादेश में बौद्ध हिंदुओं पर मुस्लिम द्वारा हो रहे अत्याचार के लिए बीजेपी नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश राहुल मौन धारण किए हुए हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। ये बड़ा आरोप लगाया है एक इंसान ने। उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको सबका परवाह है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, उन पर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको भी ये वीडियो शेयर करके लोगों तक ये जागरूकता पहुंचानी चाहिए कि ऐसे लोग, राहुल, अखिलेश, इन्होंने अभी तक नहीं बोला कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हाँ, गलती से कहीं मुस्लिम पर अत्याचार हो जाता तो ये लोग लगातार छाती पीट कर ढिंडोरा पीट रहे होते। वास्तविकता इस इंसान ने कही है, बताई है। देखते हैं इनका ये वायरल वीडियो। We are on the street. We are on the street.
ये जो हुआ है पूरा विश्व के हिंदू को सड़क में उतरना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। बांग्लादेश में आपको लगता है कि जो सनातन हिंदू को धर्म को रक्षा जो कर रहे थे उन्हें जानबूझकर वो मौलवादी सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट, यूनुस का सरकार को बर्खास्त तो किया जाए, वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और यहाँ का हिंदू भी जोर प्रोटेस्ट करेगा। आज यहाँ प्रोटेस्ट एमएलए लोग किया, शाम को बेहाला में हमारा जुलूस है, मसाल जुलूस। कल 3 बजे डिप्टी हाई कमिश्नर घेराव करेगा बीजेपी एमएलए। डे आफ्टर टुमारो थर्सडे हिंदू जागरण मंच ने कॉल दिया है मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। ऑल हिंदू शुड कम ऑन द रोड एंड स्टार्ट एग्रेसिव एजिटेशन अगेंस्ट दिस एट्रोसिटी। वो तो वहाँ सब चलता है वहाँ का। दिल्ली की सीएम बदल गई लेकिन तेवर नहीं बदले। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने देते थे, आतिशी ने भी दिल्ली में लागू नहीं होगी आयुष्मान योजना। सीएम आतिशी ने जानकारी दी, कहा दिल्ली की स्वास्थ्य स्कीम आयुष्मान योजना के लिए काफी बेहतर है। यानी कि आयुष्मान योजना से इनको चिढ़ है, केंद्र सरकार से हेल्प लेनी नहीं है और बाद में जब चुनाव आएंगे तो क्या बोलेंगे, हमको केंद्र सरकार हेल्प नहीं करती। आतिशी का बयान वायरल हो रहा है। आपको आतिशी के ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने हमेशा से प्रतिबद्धता दिखाई है दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। दिल्ली सरकार इन प्रिंसिपल आयुष्मान भारत लागू करने के लिए काफ़ी समय से तैयार भी है। लेकिन एक समस्या जो हम हाईकोर्ट के सामने रख भी रहे हैं, आज उसकी हियरिंग भी है, कि दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा देती है और आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य सुविधा देती है उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कंसल्टेशन फ्री होता है, दवाई फ्री होती है, प्री सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल, हॉस्पिटलाइजेशन, कमरा, खाना, सब कुछ फ्री होता है और हर पेशेंट के लिए फ्री होता है। आयुष्मान भारत में एक तो एक नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं कि अगर आप एक रैग पिकर हैं, आप कॉबलर हैं, आपके 10-12 कैटेगरीज हैं जिसमें आप आयुष्मान भारत में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें बहुत सारी एक्सक्लूजन्स हैं। अगर मेरे घर में फ्रिज है तो मैं आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस नहीं ले सकती। अगर मेरे पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो फिर मैं आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं उठा सकती। अगर मेरे पास पक्का घर है तो मैं आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं उठा सकती। सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आयुष्मान भारत किसी भी एक परिवार पर 5 लाख प्रति साल की कैपिंग लगाता है। तो अगर परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाए और उसको 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाए तो पहले तो 5 लाख उनको उसमें से देने पड़ेंगे, और अगर उसके बाद परिवार का कोई दूसरा सदस्य बीमार हो जाए तो उनको उसमें भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर परिवार के 2 सदस्य भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में एडमिट हों, चाहे 5 लाख खर्चा आए, चाहे 10 लाख आए, चाहे 50 लाख आए, सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है वो ये है कि जब दिल्ली सरकार सारी सुविधा हॉस्पिटल में फ्री दे रही है तो जो एक्सक्लूजन्स आयुष्मान भारत में हैं उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि किसी से भी हम फ्री मेडिकल केयर हटाना नहीं चाहते। इसलिए अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि वो कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे किसी को भी जिसको आज दिल्ली में फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है उससे विड्रॉ ना किया जाए, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत की सुविधा मिल पाए। तो अगली खबर में लाडली बहनाओं के लिए बैंकों ने हड़ताल की सूचना दे दी है। बैंक हड़ताल करेंगी। बैंक हड़ताल इसलिए करना चाहती है क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर सरकार के बीच में नहीं हो रहा है। बैंक लाडली बहनाएं आए दिन आके गाली गलौज करती हैं, लड़ाई झगड़े करती हैं और बैंक के अधिकारी उससे परेशान हैं, इसलिए एक दिन के हड़ताल पर जाएंगे। स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखाई दे रही होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।